दोस्तों नमस्कार। देश में लोकतंत्र है, सरकार बेखौफ है, सरकार बेलौस है। मीडिया उसकी जरूरत है और मीडिया अगर उसके हिसाब से ना चले और कोई मीडिया समूह या मीडिया संस्थान अगर सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा कर दे, कटघरे में लाकर सवाल पूछने लगे, तो यह सत्ता को बर्दाश्त नहीं है। इस स्थिति में देश के भीतर अलग अलग मीडिया संस्थानों को हमने कई मौकों पर देखा है। खुद कई बुलेटिन बनाते वक्त और बुलेटिन के बाद सरकार की प्रतिक्रिया को भी झेला है। लेकिन अब सवाल बीबीसी का है। बीबीसी का दफ्तर दिल्ली में कनॉट प्लेस से सटे हुए कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स की उस इमारत में है जो एक लिहाज से दिल्ली का दिल, लुटियंस दिल्ली के बीच में कहा जाता है, और दूसरी तरफ मुंबई के भीतर पश्चिमी खार का इलाका, वहां पर बीबीसी का दफ्तर है। दिल्ली और मुंबई में सुबह 11 बजे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे, जिनकी तादाद तकरीबन 2 दर्जन थी, यानी 24। और मुंबई में भी जो अधिकारी पहुंचे उनकी तादाद भी तकरीबन 18 से 25 के बीच थी। वो अधिकारी जो मुंबई में पहुंचे वह भी दिल्ली से गए थे, यानी पहले से तय कर लिया गया था कि आज इनकम टैक्स की रेड पड़ेगी। जी नहीं, इनकम टैक्स के अधिकारी कह रहे हैं हमने रेड नहीं मारी है, हमने तो सर्वे लिया है। और सर्वे का मतलब बहुत साफ होता है कि हमको यह पावर है, जहां पर बिजनेस चल रहा है वहां पर जो भी अकाउंट्स की डील हो रही है उसको हम परख सकते हैं। और आईटी की जो एक्ट कहती है वो बहुत साफ कहती है कि आप किसी चीज को जब्त नहीं कर सकते हैं, आप वहां पर डाटा देख सकते हैं, वहां पर जो फिजिकली जो भी दस्तावेज मौजूद हैं उसकी कॉपी बना सकते हैं, और अब तो सॉफ्ट फॉर्म में यानी कंप्यूटर में सब कुछ रहता है तो उसकी कॉपी आप ले सकते हैं। लेकिन दिल्ली के भीतर बीबीसी के दफ्तर से जानकारी वहां काम करने वालों ने जो दी वह बहुत ही नई परिस्थिति है, जिसमें आईटी के अधिकारी, तमाम जो कर्मचारी काम कर रहे थे, जो जर्नलिस्ट थे, क्योंकि अलग अलग तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में भी काम बीबीसी कर रहा है, न्यूज़ को लेकर भी काम कर रहा है, एक आधे घंटे का बुलेटिन भी बनाता है जो भारत के न्यूज़ चैनल पर दिखाया जाता है, जो एक प्राइवेट चैनल है। इसके अलावे डॉक्यूमेंट्री भी बनाता है, इंफोटेनमेंट भी के तौर पर भी काम करता है, यानी अलग अलग तरीके से दुनिया के भीतर भारत में उसके ऑडियंस सबसे ज्यादा हैं। और जो आंकड़े निकल कर आए उसने भी बताया कि दुनिया भर में अगर 50 करोड़ लोग बीबीसी को देखते हैं तो उसमें तकरीबन 6.5 करोड़ से ज्यादा लोग भारत के ही हैं। लेकिन यहां सवाल तो लोकतंत्र का है, डेमोक्रेसी का है और छापे का है और मीडिया पर अपनी नकेल कसने का है। लेकिन बात इस बार इतनी सरल नहीं है, क्योंकि जिस डॉक्यूमेंट्री ने 2002 के दंगों के मद्देनजर समूची दुनिया में इस बात का एहसास कराया कि उस वक्त उस राज्य के मुख्यमंत्री जो मौजूदा वक्त में भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनको कहीं ना कहीं उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया गया, इसका जिक्र ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी 2-3 शब्दों में वहां के प्राइम मिनिस्टर सुनक ने किया। लेकिन अगला सवाल यहां से निकलता है कि आईटी डिपार्टमेंट ने आप जिन दस्तावेजों को परखने की दिशा में सर्वे शुरू किया, और सर्वे एक लिहाज से रेड या कहें छापे के तौर पर जो देखा और माना जा रहा है, उसमें उसे कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए थे। यहां कुछ बातों को पहले साफ कर लीजिए। बीबीसी का जो पैसा होता है वो वहां की सरकार देती है, और पिछले बरस ही 100 बरस बीबीसी के हुए, यानी जनवरी 2022 में बकायदा वहां पर पार्लियामेंट गई थी, जिसमें इस बात का जिक्र हुआ कि लाइसेंस फीस कितनी दी जानी चाहिए, और वह अप्रैल 2022 से अप्रैल 2028 तक इतनी लाइसेंस फीस पार्लियामेंट ने पास कर दी। और ध्यान दीजिए तो 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी शुरू हुआ था। लेकिन इतिहास के इस पन्नों से हटकर जरा यह देखिए कि जो पूरे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पार्लियामेंट में रखे जाते हैं, वो वित्तीय डॉक्यूमेंट ही वहां पर होते हैं, क्योंकि वहां की सरकार कहती है हमें नहीं पता होता है कि एडिटोरियली किस रूप में बीबीसी काम कर रहा है। भारत में 11 बज रहे थे, लंदन में उस वक्त 5:30 बज रहे थे। जो आईटी अधिकारी के सूत्रों के हवाले से जो न्यूज चैनल दिखा रहे हैं उनके मुताबिक उन्होंने जानकारी दे दी थी, हम सर्वे करने जा रहे हैं। सुबह 5:30 बजे जब लंदन का वक्त, उस समय भारत में 11 बजे का वक्त, उस समय ये पहुंचते हैं। लेकिन उससे पहले
पार्लियामेंट में जो पूरा कच्चा चिट्ठा बीबीसी को वित्तीय एस्पेक्ट को लेकर रखा जाता है, जरा उसके एक दो लाइन को सुन लीजिए। पार्लियामेंट में जब रखा गया और उसके बाद अप्रैल 2022 से मार्च 2028 तक का पैसा जो रिलीज किया गया सरकार के जरिए, और जिसके भीतर डॉक्यूमेंट्रीज जो बनती है उसका पैसा भी रहता है, इंफोटेनमेंट का पैसा भी रहता है, डिजिटल का भी पैसा रहता है, न्यूज का भी पैसा रहता है, और दुनिया भर के अलग अलग देशों में बीबीसी फैला है, कई भाषाओं में है, भारत के भीतर ही हिंदी के अलावे क्षेत्रीय भाषाओं में भी है, जिसमें खास तौर से हम गुजराती का जिक्र भी कर दे रहे हैं। पार्लियामेंट के भीतर कहा गया, प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिजिटल कल्चर मीडिया एंड स्पोर्ट बाय कमांड ऑफ हर मैजेस्टी, यानी वहां के जो मंत्री थे जो वहां पर इन माध्यमों को देखते हैं, उन्होंने उस पूरे बजट को रखा। और उसके बाद बीबीसी ग्रुप का जो एनुअल रिपोर्ट है, जो एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट 2021-22 का रखा गया, उसमें जो सारी चीजें पाई गई उसमें कुछ बातों पर गौर करने की जरूरत है। क्योंकि अपने तौर पर सरकार ने जो ब्रिटिश नागरिक हैं, चूंकि टैक्स पेयर का पैसा है, तो उनसे पूछा तो 86% जनता ने कहा कि उनकी मान्यता है बीबीसी सही काम कर रहा है। 75% ने कहा कि जो जरूरी काम होता है, यानी प्रोवाइडेड ए नेसेसरी सर्विस ओवर दिस टाइम, वह किया गया है। तो एक धारणा बीबीसी के पैसे, उसकी आवाजाही, उसके डॉक्यूमेंट और गवर्नमेंट का पैसा, यह कोई बिजनेस तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी जो डॉक्यूमेंट्री बनी जिसने भारत के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर दी, और पार्लियामेंट के भीतर जब ब्रिटेन में बहस शुरू हुई तो उस बहस में जब वहां के प्राइम मिनिस्टर ने इस बात का जिक्र किया, मेरी सहमति इस बात को लेकर नहीं है कि छवि धूमिल करनी चाहिए, हां, लेकिन वहां के एडिटोरियल एस्पेक्ट पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, तो इतनी स्वतंत्रता वहां मीडिया को है। अब वहां से वापस इंडिया लौट कर आइए और समझने की कोशिश की शुरुआत यहीं से की जाए कि छापे की जरूरत क्या भारत के भीतर मैसेज देने की है, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर मैसेज देने की है, और खास तौर से दो रिपोर्ट इस दौर में जो निकल कर आई वह सीधे सीधे मौजूदा सत्ता पर निशाना है। एक तरफ डॉक्यूमेंट्री, दूसरी तरफ हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट, एक अमेरिका से निकल कर आई, एक यूके से निकल कर आई। और ध्यान दीजिए तो नाटो देशों की कतार के भीतर जितने भी देश हैं, उन देशों के बैंकों ने इस दौर में हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के आश्रय बैंकों ने कर्ज देना बंद कर दिया, अडानी के शेयर बेचने बंद कर दिए। नॉर्वे ने अप्लाई किया हुआ है तो नॉर्वेन फंड जो है वह भी बंद हो गया। तो क्या यह वाकई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की सत्ता अब देख रही है कि दरअसल ऐसा कुछ हो रहा है? क्योंकि अगर इस परिस्थिति में चले जाएंगे तब आपको बहुत सारी चीजें नए तरीके से सोचनी होगी। यह भी सोचना होगा कि हिडेनबर्ग रिसर्च जब रिपोर्ट तैयार कर रहा था और वो जिन शेल कंपनियों का जिक्र कर रहा है, तो उसकी आवाजाही मलेशिया में कितनी बार हुई होगी। और भारत के जो सिक्योरिटी एडवाइजर डोभाल साहब हैं, तो क्या ये उनका फेलियर रहा कि सरकार को पता नहीं चला कि एक ऐसी रिपोर्ट आने वाली है? या फिर बीबीसी जिस डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहा है और डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने वाली है, और भारतीय मूल के सुनक इस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, तो क्या उनकी सहमति थी या उनको जानकारी नहीं थी, या फिर एक इंटरनेशनली चीजें इस दौर में भारत को लेकर चल रही है? यह सवाल सरकार अपने तौर पर लगातार उठा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की छवि और प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल किया जा रहा है। लेकिन इसके ठीक पैरेलल में आपको मीडिया जर्नलिज्म और पत्रकारिता के पाठ को भी अब पढ़ना होगा। बीबीसी की अपनी पहचान अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के भीतर इस तरीके से छापे मारने को लेकर या बैन को लेकर नहीं रही है। यूक्रेन पर जब रशिया ने हमला किया तो रशिया में बैन कर दिया गया बीबीसी को। चाइना ने भी उसी अंदाज में बीबीसी पर बैन करने की परिस्थितियां पैदा कर दी। यानी यूक्रेन हाल के युद्ध में देखिए तो बीबीसी को लेकर रशिया और चाइना सक्रिय हुए, लेकिन भारत को लेकर कभी यह सवाल पैदा नहीं हुआ कि भारत के भीतर ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां पर इनकम टैक्स के अधिकारी उस रेवेन्यू मॉडल को परखने गए हैं जिससे वहां की सरकार जुड़ी है। अब यहां पर कुछ बड़े सवाल हैं। ये बड़े सवाल इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर नाटो वर्ल्ड
कि एक सहमति होती है। नाटो वर्ल्ड के भीतर यह माना जाता है कि उनके ऊपर कोई हमला हो तो वो कंबाइंड डिफेंस करते हैं, या उनकी कोई पॉलिसी बने तो वो कंबाइंड तौर पर एग्रेसिव हो जाते हैं। शायद आपको अडानीज के मामले में इसके रिएक्शंस अलग अलग बैंकों के होते हुए जो डाउ जोन्स तक मामला पहुंच गया, इससे आप परख रहे होंगे। और भारत के भीतर की राजनीति अगर देख रहे हैं तो इसमें यह जानना होगा कि 10 लाख करोड़ का जो आंकड़ा सुप्रीम कोर्ट में भी कहा गया कि इतने अगर इस वैल्यूशन के चक्कर में गायब हो गए तो वो किसके गायब हुए? जनता के गायब हुए। तो वो पैसा कहां जाने वाला था? भारत के भीतर में पॉलिटिकल तौर पर पैसे की कितनी जरूरत होती है और कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस कैसे आया है, यह भी एक चीज है। लेकिन फिर लौटिए बीबीसी की उस परिस्थिति में जहां पर छापा मारा गया तो मैसेज एक ही गया कि दरअसल बीबीसी इनकम टैक्स का वायलेशन कर रही है। पहला मैसेज यह है। दूसरा यह है कि वो ब्लैकमेल करती है। तीसरा है कि टैक्स इन्वेशन के साथ वो एक एजेंडा जर्नलिज्म करती है। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड वाइड बीबीसी को लेकर मैसेज अगर भारत से यह जा रहा है, और इस बीच में बीबीसी को लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं उन्होंने भी साफ तौर पर आकर जब जिक्र कर दिया कि दरअसल किस तरीके से यह एजेंडा चलाता है, सबसे करप्ट कॉरपोरेशन है, और इन सब के साथ पॉलिटिकल तौर पर भी कांग्रेस के साथ जो जोड़ा गया, और उसमें एक सांसद ने ट्वीट भी कर दिया बीजेपी के राठौड़ ने कि दरअसल एओ ह्यूम की पार्टी कांग्रेस और वो एजेंडा चला रही है। तो दो मैसेज अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी गए। एक तो भारत की अपनी पॉलिटिक्स के भीतर पहला सवाल मोदी सत्ता को लेकर आया, क्या बीबीसी की मौजूदगी ब्लैकमेल करने की है? वो टैक्स इन्वेशन कर रही है, वो एजेंडा जर्नलिज्म चलाती है। यानी किसी भी सिक्के के दो ही पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो या तो आप चोर हैं या पाक साफ हैं। अगर आप चोर हैं जो बीबीसी को लेकर आरोप लगाए गए तो इसका जवाब जाहिर है ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी आएगा, क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वो पूरा बजट सैंक्शन किया बीबीसी को लेकर, और टैक्स पेयर का जो पैसा दिया गया इंडिया को लेकर वहां भी ये सवाल उठेगा। यानी चाहे अनचाहे ये एक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पार्लियामेंट के भीतर, वह भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के भीतर यह एक इशू आएगा ही, क्योंकि जब टैक्स पेयर के एक एक पैसे को लेकर वहां की सरकारें जब पॉलिसी बनाती है तो सचेत रहती है। तो इतनी बड़े अमाउंट के साथ हमको लगता है उस अमाउंट का जिक्र भी आपसे करें। जो अमाउंट का जिक्र है वो 1718 मिलियन पाउंड का है, 1718 पाउंड। अब इतनी बड़ी तादाद में अगर वहां पर चीजें दी जा रही हैं तो जाहिर है जवाब भी लिया जाएगा और यह पार्लियामेंट का हिस्सा बनेगा। तब अगला सवाल आएगा कि क्या इस दौर में जो इंटरनेशनल पॉलिसी भारत की है, यानी विदेश नीति है, उसमें यह मानकर चल रही है कि वेस्टर्न वर्ल्ड भारत की सत्ता को डिस्टर्ब कर रहा है, और उस डिस्टर्बेंस के मातहत बीबीसी एक रोल प्ले कर रही है, और डॉक्यूमेंट्री उसी का हिस्सा थी। और इन सब के बीच आईटी डिपार्टमेंट दरअसल परखने गई थी कि दरअसल उसके अपने पैसे सही है या नहीं है। अब यहां पर आईटी एक्ट जो है वो बहुत साफ तौर पर करता है कि आप सवाल कर सकते हैं जहां पर गए, स्टेटमेंट ले सकते हैं वहां पर जहां छापा मार रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स की कॉपी आप कर सकते हैं, फिजिकली जो भी मौजूद हो डॉक्यूमेंट्स उसकी कॉपी आप ले सकते हैं, सॉफ्ट फॉर्म में कॉपी हो तो उसको आप कॉपी करवा सकते हैं। जो भी इस दौर में आप परख रहे हैं उसमें तीन चीजें होती हैं, या तो आप टीडीएस देख रहे हैं, या ट्रांसफर ऑफ प्राइसिंग देख रहे हैं, या फिर इन सब के बीच में इनकम का डिटर्मिनेशन वो किस रूप में मूव कर रहा है इसको आप देख रहे हैं। लेकिन इसका अगला सवाल यह भी है कि जो काम हो रहा होता है उसको रोका नहीं जाता है, लेकिन सबके मोबाइल अगर ले लिए गए, अगली शिफ्ट में आने वाले लोगों को रोकना पड़ गया और कहना पड़ गया अभी आप मत आइए, यहां पर सर्वे चल रही है। तो सर्वे उस डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा होते हैं जहां पर इकोनॉमिक एस्पेक्ट में काम हो रहा है। और कस्तूरबा गांधी मार्ग में हिंदुस्तान टाइम्स की जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊपरी 10वीं 11वीं मंजिल है वहां पर इनके सारे डॉक्यूमेंट, नीचे तीसरी चौथी मंजिल पर यहां पर एडिटोरियल का काम होता है। लेकिन पूरे दफ्तर को उस शिकंजे में लिया गया। लेकिन बहरहाल अब यह मैसेज की बात आती है, क्या यह मैसेज सिर्फ दुनिया के लिए है या मैसेज भारत के बीच मीडिया को लेकर है? अब इन दोनों के बीच खड़े हो जाइए और सवाल आएगा यह मैसेज देने की जरूरत क्यों पड़ी?
मैसेज देने की जरूरत की भी दो वजह हो सकती है। एक वजह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह मैसेज क्या भारत को अब मिल चुका है कि इंटरनेशनली भारत की सत्ता को अब यहां पर डिगाने की परिस्थिति में दुनिया खड़ी हो रही है, यानी नाटो कंट्रीज खड़े हो रहे हैं, अमेरिका अगुवाई कर रहा है, ब्रिटेन साथ में खड़ा है, जर्मनी भी उसके साथ है, तमाम देश जो भी आपको जहन में आते हैं जिन्होंने इस दौर में अडानीज के बैंक के साथ अब कर्जदारी बंद की है, उसके मद्देनजर भी साथ में सोचिए। और दूसरी बड़ी बात कि 20 बरस पहले जो गुजरात में हुआ है, 21 बरस पहले कहिए अब तो, जो गुजरात में हुआ, जिस तर्ज पर हुआ, और वहां से निकलकर कोई शख्स 2005 में जब जॉर्ज बुश हुआ करते थे, कॉन्जिला राइस उस समय इंडिया आ रही थी, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का वीजा रद्द कर दिया गया था, वीजा नहीं दिया गया था, और वो ग्राउंड वहां के दंगे जो हुए थे उसके मद्देनजर ही उसको रखा गया था। तो क्या उन परिस्थितियों में दुनिया की राजनीति के कटघरे में नरेंद्र मोदी को लाने का प्रयास किया जा रहा है जो भारत के प्रधानमंत्री हैं? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, क्या ऐसी स्थिति देश के भीतर बन रही है जहां पर समझ में आ रहा है कि मुश्किल हालात राजनीतिक तौर पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट अडानीज के जरिए जो असर करेगा इंडियन पॉलिटिक्स में, वह किस रूप में असर करेगा यह बाद में पता चलेगा, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दिखाई देने लगा है। और दूसरी बात, जो छवि बनाई गई मीडिया के जरिए बीते 8 बरस में, तकरीबन 7,000 करोड़ रुपए जो मीडिया पर खर्च किए गए, यानी औसतन जो पैसा खर्च किया जा रहा था भारत के मीडिया के भीतर, वह उसके टीआरपी रेट से मिलने वाले एडवर्टीजमेंट से भी ज्यादा था। तो उस छवि को निर्माण करते समय अचानक अगर बीबीसी आ जाके खड़ी हो जाती है, तो एक सच तो यह भी है कि बीबीसी में सिर्फ 6.5 करोड़ लोग बीबीसी देखते हैं भारत के भीतर में, लेकिन इस डॉक्यूमेंट्री को सरकार ने इंटेंशनली अगर चीजों को डेवलप किया तो बड़ी तादाद में लोग देखने लगे, और एक इशू बन गया पॉलिटिकल कि दरअसल बीबीसी भारत के प्रधानमंत्री की छवि धूमिल कर रहा है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल इशू को क्रिएट करने की सोच भी है क्या? यह सवाल है। लेकिन फिर वहीं लौटिए कि क्या वाकई अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो मैसेज बीबीसी पर के जरिए गया है, वो मैसेज दुनिया भर के लिए दिया जा रहा है कि भारत में किसकी सत्ता है समझ जाइए, सत्ता के तौर तरीके क्या है समझ जाइए, और उसी के मातहत आपको अगर भारत का बाजार चाहिए तो आपको उस सहूलियत को समझना होगा जो सत्ता के अनुकूल आपको देनी होगी। एजेंडा जर्नलिज्म, एजेंडा पॉलिटिक्स, एजेंडा डॉक्यूमेंट्री नहीं देनी होगी। लेकिन इससे हटकर इन तमाम परिस्थितियों से एक क्षण के लिए पर्दा हटा लीजिए और सोचिए कि प्योरिटी के साथ एक जर्नलिज्म हो रही है, जो जर्नलिज्म सवाल खड़ा करती है सत्ता से। उस जर्नलिज्म को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में जब भारत के भीतर ही नहीं है सत्ता अपने तौर पर, चाहे वह उस कार्यक्रम को ब्लैकआउट करने की स्थिति में आ जाए जिसे हम दिखा रहे हों, या फिर कईयों को उस संस्थान को छोड़ने की दिशा में मजबूर करने की स्थितियां आ रही हो, तो यानी राष्ट्रीय तौर पर भारत की राजनीति को प्रभावित करने की स्थिति में मीडिया रहता है। यह तो खुली बात है। और उसमें बीबीसी की भूमिका अब इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अगर मैटर करने लगी है, तो अब 3-4 सवाल आखिर के जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहला सवाल, क्या बीबीसी के ऊपर जो कुछ हो रहा है, जिस रूप में हुआ है, वह अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इशू बनेगा और भारत की छवि को लेकर नए सवाल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खड़ा किया जाएगा? चाहे वो वाशिंगटन टाइम्स हो, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, इकोनॉमिस्ट हो, टेलीग्राफ हो, दुनिया के तमाम अखबारों में इस दौर में डॉक्यूमेंट्री को लेकर भी, और हिडेनबर्ग रिसर्च और अडानीज को लेकर भी, और अडानीज और प्राइम मिनिस्टर यानी क्रोनी कैपिटलिज्म को लेकर भी खूब आर्टिकल लिखे गए। अगला सवाल यह है कि देश के भीतर क्या राजनीतिक जमी मौजूदा वक्त में सत्ता की खिसक रही है? उसको यह डर लगने लगा है कि अगर ऐसे इशू काम नहीं करेंगे जिन इशू के आश्रय अभी तक सियासत पाई गई, जिसमें जाहिर है बार बार कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम जो आरोप लगा रही है सीधे तौर पर, अगर वह भी वर्क नहीं करें, यानी उन्माद पूर्वक राजनीति जो धर्म के आश्रय लेकर चलती हो और हिंदू मुस्लिम के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण करती हो, क्या वह भी 2024 तक कहीं फेल तो नहीं हो रहा है? और भारत के भीतर की परिस्थिति अगर 3 राज्यों को देखें, उसमें एक महाराष्ट्र है, एक पंजाब है और एक बिहार है। 2019 तक यहां के 3 बड़े प्लेयर के साथ बीजेपी का गठबंधन था, और इन तीनों जगहों की सीट को अगर मिला दीजिएगा तो तकरीबन 100 सीट बैठती है।
अब अकेले इन जगहों पर चुनाव लड़ना है, यानी पॉलिटिकल क्राइसिस के भीतर इश्यूज को, मुद्दों को पैदा करना और मुद्दों के आश्रय राजनीति में जीत के घोड़े पर सवार होना, क्या सिर्फ इसी दृष्टि से देखा जाए या बहुत परम पूजनीय प्रोसेस के आश्रय इस बात को परखा जाए? जी नहीं। आईटी को जानकारी मिली, आईटी ने कहा हम जांच करेंगे, वहां पर एक सर्वे करने जाते हैं और उस सर्वे के तहत हम ये काम करेंगे, लेकिन ये काम जो आईटी एक्ट कहता है उससे हटकर भी वहां का कामकाज का बंद होना, जिसका कोई फाइनेंशियल एस्पेक्ट से लेना नहीं है, उनका काम सिर्फ खबरों को देना था, उनको भी रोक देना, उनके मोबाइल्स को भी अपने पास रख लेना कि कोई आदान प्रदान नहीं हो, छिटपुट चीजें निकल कर भी आ गई, वहां किस रूप में क्या कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, लेकिन बाद में सब कुछ कब्जे में कर लिया गया। यानी उस पूरे दफ्तर को, जिसका काम न्यूज देना है और जिसका काम जर्नलिज्म से जुड़ा हुआ है, उसको रोककर उसके ठीक समानांतर उन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की तलाश, जिस फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का पूरा कच्चा चिट्ठा पार्लियामेंट के भीतर हर बरस रखा जाता है और इस बार भी रखा गया, और उसके बाद ही 2028 तक का बजट वहां की पार्लियामेंट ने पास किया। यानी यह एक अगर मुनाफे वाली कंपनी के तौर पर नहीं है और एक सरकार के द्वारा दी जा रहे बजट पर चलती है, तो सवाल यह भी है कि जो पैसा दे रहा है क्या उनकी जानकारी में यह था या नहीं था? यही सबसे बड़ा सवाल है। या इंडिविजुअल लेवल पर अपने तरीके से काम किया गया? जो जानकारी हमारे इस बुलेटिन को बनाते हुए आ रही है उसमें तमाम कंप्यूटर को पास रख लिया गया है, सारे डाटा निकाले जा रहे हैं, तमाम फाइल्स को अपने पास रखा गया, उसकी कॉपी की जा रही है, जो भी तमाम मोबाइल्स हैं उसके जो भी व्हाट्सएप और सारी चीज़ें हैं उसको भी परखा जा रहा है। और इस दौर में जो डॉक्यूमेंट्री है, डिजिटल है, नॉन फिक्शन पे काम करने वाले जो फाइलें हैं, इंफोटेनमेंट का काम है, न्यूज़ को लेकर जो फाइल है, इन सारी चीज़ों को लेकर परखा और समझा जा रहा है और जाना जा रहा है कि दरअसल रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं, जर्नलिज्म क्या कहती है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। शायद यह इसकी एक शुरुआत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।